कल्पना कीजिए आज से लगभग 5000 वर्ष पहले का समय, जब दुनिया के अधिकतर हिस्सों में मानव छोटे छोटे समूहों में रहता था, जंगलों और पहाड़ियों के सहारे अपना जीवन चलाता था। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता विकसित हो चुकी थी जो अपने युग से बहुत आगे थी। यह सभ्यता न केवल बड़े और सुव्यवस्थित शहरों में रहती थी, बल्कि उसके पास वैज्ञानिक सोच, उन्नत तकनीक, व्यापारिक समझ और सामाजिक संतुलन भी मौजूद था। इस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम और सबसे उन्नत सभ्यताओं में गिना जाता है। इसकी तुलना अक्सर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से की जाती है, लेकिन कई मामलों में ये उनसे भी अधिक व्यवस्थित और विकसित दिखाई देती है। फिर भी इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इतनी समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता आखिर समय के साथ कैसे कमजोर हो गई? क्या यह किसी एक बड़ी घटना का परिणाम था, या फिर यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसे समझने में हमें हजारों साल लगे? सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत लगभग 3300 BCE के आसपास मानी जाती है। यह सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसका विस्तार सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कलिबंग, लोथल, बनवाली जैसे शहर इसके प्रमुख केंद्र थे। ये केवल बस्तियां नहीं थीं, बल्कि पूर्ण विकसित नगर थे जहां जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया था। इन शहरों की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी प्लानिंग। सड़कें सीधी थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों से बने होते थे, जिनका आकार और अनुपात लगभग एक जैसा था। हर घर में पानी की निकासी की व्यवस्था थी। ढकी हुई नालियां पूरे शहर में फैली थीं, जो उस समय के लिए एक अद्भुत उपलब्धि मानी जाती है। ये सब दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग केवल निर्माण करना नहीं जानते थे, बल्कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और शहरी प्रबंधन की गहरी समझ भी रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलों की खेती की जाती थी। ये दुनिया की पहली सभ्यताओं में से एक थी जहां कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा ये लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भेड़ और बकरी उनके जीवन का हिस्सा थे। लेकिन इन सब के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी भी थे। वे मनके बनाते थे, धातुओं का प्रयोग करते थे, सील्स तैयार करते थे और इनका ट्रेड दूर दराज के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। लोथल जैसे स्थानों से डॉकयार्ड के प्रमाण मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह सभ्यता समुद्री ट्रेड में भी सक्रिय थी। मेसोपोटामिया के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। यह सब मिलकर एक मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण करता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लगभग 2000 BCE के आसपास इस सभ्यता में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगे जो इसके पतन की ओर संकेत करते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं थे, बल्कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम थे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस काल में मानसून प्रणाली कमजोर पड़ने लगी थी। पहले जहाँ नियमित और संतुलित वर्षा होती थी, अब वहाँ बारिश अनियमित हो गई। कभी बहुत कम बारिश होती तो कभी बिल्कुल नहीं होती। लगातार सूखे की स्थिति बनने लगी। बारिश की कमी का सबसे पहला असर खेती पर पड़ा। खेतों में पर्याप्त पानी नहीं पहुँच पाया। फसलें कमजोर होने लगी। अनाज का उत्पादन घटता चला गया। जब भोजन की कमी होने लगी तो समाज में तनाव बढ़ने लगा। खेती केवल भोजन का साधन नहीं थी, बल्कि पूरी सभ्यता की नींव थी। जब यह नींव हिलने लगी तो उसके ऊपर खड़ा पूरा ढांचा भी कमजोर होने लगा। लोग अपने परिवारों का पेट भरने के लिए संघर्ष करने लगे। धीरे धीरे समाज में असमानता बढ़ने लगी। संसाधन सीमित हो गए और जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला गया। इसी समय एक और बड़ी प्राकृतिक समस्या सामने आई, नदियों का सूखना और उनका मार्ग बदलना। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह नदियों पर आधारित थी। सिंधु नदी और सरस्वती नदी, जिसे आज घग्गर हकरा कहा जाता है, इस सभ्यता की जीवन रेखा थी। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में भूकंप और टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण कई नदियों का प्रवाह बदल गया। सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी। जब नदी सूखी तो उसके किनारे बसे शहरों के लिए जीवन कठिन हो गया। कुछ क्षेत्रों में स्थिति इतनी असंतुलित हो गई कि कभी अचानक भयानक बाढ़ आ जाती थी, जिससे घर और फसलें नष्ट हो जाती थीं, और कभी लंबे समय तक पानी बिल्कुल नहीं मिलता था। इस अस्थिरता ने लोगों के जीवन को गहरे संकट में डाल दिया। पानी की कमी का अर्थ था न खेती, न पशुपालन और न ही स्थायी जीवन। धीरे
धीरे धीरे शहरी व्यवस्था टूटने लगी। पहले जिन शहरों में अनुशासन और योजना दिखाई देती थी, अब वहां अव्यवस्था के संकेत मिलने लगे। नए मकान बिना किसी ठोस योजना के बनने लगे। ईंटों की गुणवत्ता पहले जैसी नहीं रही। ड्रेनेज सिस्टम, जो कभी इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान था, अब जगह जगह खराब दिखाई देने लगा। सड़कों की मरम्मत बंद हो गई। सार्वजनिक भवनों का उपयोग कम होने लगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब शहरों का प्रशासन और प्रबंधन पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। ये सब इस बात का संकेत था कि शहरी जीवन अब टिकाऊ नहीं रहा। इस समय तक व्यापार और अर्थव्यवस्था भी गंभीर संकट में आ चुकी थी। जब उत्पादन घटा तो व्यापार अपने आप कमजोर पड़ गया। मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों से होने वाला ट्रेड धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सील्स का उपयोग कम हो गया। बंदरगाहों की गतिविधियां रुकने लगी। जब व्यापार बंद हुआ तो लोगों की आय के स्रोत भी समाप्त हो गए। इससे समाज और अधिक कमजोर हो गया। अब लोगों के सामने एक कठिन निर्णय था, या तो वे इन बिगड़ती परिस्थितियों में शहरों में बने रहें या फिर नई जगहों की तलाश करें। इसी से शुरू हुआ पलायन। लोग धीरे धीरे अपने शहर छोड़ने लगे। ये पलायन एक साथ नहीं हुआ, बल्कि कई पीढ़ियों तक चला। कुछ लोग पूर्व की ओर गंगा के मैदानों की तरफ गए, जहां पानी और उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी। कुछ लोग दक्षिण की ओर बढ़े। कई लोगों ने छोटे छोटे गांवों में बसना शुरू किया। इस पलायन के साथ ही जीवन शैली बदल गई। शहरी जीवन की जगह ग्रामीण जीवन ने ले ली। लोग अब सरल जीवन जीने लगे। उनकी जरूरतें कम हो गईं। वे प्रकृति के अधिक करीब आ गए। यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का रूपांतरण शुरू होता है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि एरियन इन्वेजन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन आधुनिक खुदाइयों और वैज्ञानिक शोधों ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया है। कहीं भी बड़े पैमाने पर युद्ध, जले हुए शहर या सामूहिक हत्या के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसलिए आज इतिहासकार यह मानते हैं कि यह सभ्यता किसी बाहरी आक्रमण की वजह से नहीं, बल्कि प्राकृतिक और आर्थिक कारणों से कमजोर हुई। सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में समाप्त नहीं हुई। यह सभ्यता बदल गई, इसके लोग बदल गए, उनके रहने के तरीके बदल गए, लेकिन उनकी संस्कृति, ज्ञान और अनुभव आगे की सभ्यताओं में समाहित हो गए। खेती के तरीके, जल प्रबंधन की समझ, शहरी प्लानिंग का विचार, ये सब आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यताओं की नींव बने। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कोई रहस्यमय या अचानक घटी घटना नहीं थी। यह एक लंबी, धीमी और जटिल प्रक्रिया थी। यह कहानी है प्रकृति और मानव के संबंध की, परिवर्तन और अनुकूलन की, और समय के साथ ढलने की। यह सभ्यता धीरे धीरे बदली, ढलती गई और अंततः इतिहास के पन्नों में समा गई, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है।